नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में 7 सीट पर उपचुनाव होना है और उसमें जो अहम सीट है जिन पर राजस्थान की राजनीति के कुछ प्रमुख किरदारों में से एक किरदार हनुमान बेनीवाल, जो हमेशा सुर्खियों में रहना जानते हैं, मीडिया के साथ लगातार तालमेल बैठाए रखना जानते हैं, जनता के बीच अपनी कैसे पहुंच बढ़ानी है उसकी तमाम रणनीति भी समझते हैं। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल नाम का ये किरदार राजस्थान की राजनीति में किस भूमिका में इस उपचुनाव में नजर आए? क्या वो अपनी ताकत बचा पाएंगे? क्या वो अपनी सत्ता, जो विधानसभा सीट है खींवसर, वहां पर कायम रख पाएंगे अपना दबदबा? वो नागौर से सांसद बन गए हैं, विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़े थे और अकेले चुनाव जीते थे अपनी पार्टी से। उनकी जो रालोपा है उसकी तमाम विधायक जो चुनावी मैदान में उतरे थे, विधायक के उम्मीदवार, वो हार गए थे और बड़ी संख्या में जमानत जब्त हुई। अब सवाल ये है कि एक अकेले खींवसर की सीट जो हनुमान बेनीवाल महज 2000 वोट से बचा पाए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस की मदद से 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनकर देश की संसद में तो वो पहुंच गए। लेकिन अब खींवसर की सीट को क्या बचा पाएंगे? और क्या उस 2000 वोट के फर्क को पाटने के काम में जुटी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अब उस मार्जिन को किस तरफ ले जाएगी और कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? ये सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ राजेश कटारा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, महिपाल महला बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, हेमंत जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार। रालोपा से भी हमने कोशिश की किसी उनके प्रवक्ता को जोड़ने की, लेकिन हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि 40 लोग छुरा घूंस कर चले गए, भाई को चुनावी मैदान में उतारें या नहीं ज्यादा समझ नहीं पा रहे, पत्नी को उतारेंगे कैसे? प्रवक्ताओं की बड़ी किल्लत है, इसलिए रालोपा से कोई इस वक्त प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है। तो सवाल महिपाल महला जी आपसे पहला, 2000 का जो विधानसभा चुनाव में फर्क आपको हार की तरफ ले गया था, उसे जीत में तब्दील करने के लिए किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? मीना जी, मैं आपको बताऊं, ये 2000 का मार्जिन 2023 की चुनाव में नहीं था। जब 2019 में बाई इलेक्शन हुआ था, हनुमान जी जब सांसद बन गए थे 2019 में, तब भी खींवसर सीट पे चुनाव हुआ तो मात्र 4500 का मार्जिन था। 2023 में वो मार्जिन घट के 2000 पे आ गया जीत का। और 2024 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं तब भी खींवसर की जीत का मार्जिन हम देखें तो उतना ही रहा है, 4500-5000 वोट। कहने का मतलब ये कि पिछले 3 दफे के जो चुनाव खींवसर विधानसभा के मतदाताओं ने वोट दिए हैं, 2500, 3000, 4500 का मार्जिन रहा है, तो उतना मार्जिन पाटना बड़ी बात नहीं है। 10 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने खींवसर में भी, चूंकि पूरे प्रदेश में काम किया है, पर अभी खींवसर बाई इलेक्शन पे चर्चा होती है, तो खींवसर में भी बहुत सारे वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे आपका एनर्जी की बात हो, हर डिपार्टमेंट में काम किया। पीडब्ल्यूडी ने 125 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, लगभग 90 करोड़ से ऊपर का बजट खींवसर विधानसभा को अकेली को दिया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम खींवसर को मिला है, उप जिला अस्पताल जिला अस्पताल खींवसर को मिला है, 4 जीएसएस खींवसर को दिए हैं, 2 जीएसएस 132 केवी के, 2 जीएसएस 33 केवी के। तो मुझे ये लगता है स्कूलों के लिए 3 करोड़ रुपए स्कूलों में जो जीर्णोद्धार के कामों के लिए अलग से दिए हैं। लगभग 4 करोड़ की लागत के 17 नलकूपों के लिए 4 करोड़ रुपए पीएचडी डिपार्टमेंट ने दिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और 10 महीने की सुशासन के बुत्ते इस बार हम खींवसर में जो कहते थे कि आरएलपी का अभेद किला है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे उस अभेद किले को ढाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जी, राजेश कटारा जी, कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। आप रालोपा के साथ जाएं तो मुश्किल, नहीं जाएं तो मुश्किल। आज की तारीख में आप रालोपा आपका सहयोगी गठबंधन दल है, तो ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी
खींवसर में हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी या फिर आप अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? मीना शर्मा जी, मैं बताना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल जी इंडिया गठबंधन के सम्मानित सांसद हैं। गठबंधन करना एक केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हमारा हाईकमान ये काम करता है। अगर बात बनती है तो साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी वो हमारे गठबंधन के सम्माननीय सांसद हैं। दूसरा, अभी हमारे महिला जी बता रहे थे कि सर में इतना काम किया। इनकी यही बात तो लोगों को समझ में नहीं आती। जहाँ उपचुनाव में वहीं इतना काम किया, राजस्थान में क्या किया, सारी जगह की बात गिनाए तो ज्यादा ठीक रहे। हर जगह उसके बाद चुनाव के तुरंत बाद में एक उपचुनाव हुआ था, आपको पता है, बाई इलेक्शन में है, वो टीटी साहब खड़े हुए थे, उन्होंने उनको मंत्री भी बना दिया आचार संहिता के दायरे में। उसके बाद भी वो चुनाव हार गए थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़े। ये काम किया है, काम के बलबूते पे ये करना चाहते हैं, दिखावे के बलबूते पे करना चाहते हैं। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल जी का अलग तरह का मामला है, वो हमारे गठबंधन में है अभी तक। आगे क्या होता है, गठबंधन होगा तो चुनाव लड़ेंगे, साथ ही लड़ेंगे। हेमंत जोशी जी नागौर से हमारे साथ जुड़ रहे थे। मैं पहले उनसे रिएक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन राजीव तिवारी जी आपके पास आती। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों में कैंडिडेट्स लगभग सबके साफ हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को अभी तक ये नहीं पता है, जिस तरह से बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है राजीव जी कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ जाकर बीजेपी के खिलाफ अपने पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। बीजेपी इस वक्त जिस स्थिति में है वहां पर, क्योंकि पिछले चुनावों का, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा, पिछले चुनावों में लगातार हनुमान बेनीवाल की पकड़ कमजोर हुई है। उनके विधायक भी नहीं रहे जो पहले थे, और वो खुद भी बहुत बड़ा वहां पर मार्जिन नहीं रख पाए। क्या दिख रहा है, क्या तस्वीर समझ में आ रही है इस वक्त राजीव जी? देखिए, इस बार अगर अभी के जो समीकरण देखें उस हिसाब से बेनीवाल कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक सत्तारूढ़ पार्टी, वहां फिर कितने काम कराएं ये भी गिनाया अभी भाजपा प्रवक्ता जी ने। और फिर एक वहां मतदाता को लगता है कि लोकसभा का भी बेनीवाल जी लड़ेंगे, विधानसभा का भी बेनीवाल जी लड़ेंगे, आखिर एक आदमी क्या क्या करेगा। तो अब की बात तो मुझे लगता है कि बेनीवाल जी को कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए। अभी तक तो कांग्रेस बेनीवाल जी से कर रही थी, और एक मजबूत वहां पर उम्मीदवार को लाना चाहिए जो कि भाजपा के मुकाबले में वहां पे खड़ा किया जा सके और मुकाबला रोचक बने वो। जी, क्योंकि लेकिन बेनीवाल जी बेनीवाल अगर ने अपने बयान भाई दिया को है, या भाई हनुमान को या बेनीवाल किसी का और बयान है रिश्तेदार, राजीव तिवारी जी, हनुमान बेनीवाल का बयान है कि मैं परिवार से दूर चुनाव लड़ाना तो चाहता हूं, लेकिन 40 लोगों ने छुरा घोंपा है मेरे। इस बयान से साफ है कि परिवार में ही पत्नी को या भाई को ही वो मैदान में उतारेंगे। तो वो उतारेंगे, लेकिन वही फिर वंशावली वाला जो चक्कर है वो उनके आड़े आएगा वहां पे। और हरियाणा के चूंकि नजदीक में, हरियाणा में भी भाजपा ने जीता है चुनाव, और उससे ये होगा अगर इन्होंने अपनी पत्नी या भाई को खड़ा किया तो भले ही वो जाटलैंड है, लेकिन उसका एक खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि जो अदर कास्ट है वो सब लामबंद हो जाएंगी कि भाई क्या इन्हीं के परिवार की यहाँ पे बपौती हो गई क्या, यही जीतेंगे क्या, यही लड़ेंगे क्या। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार खींवसर जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए। कांग्रेस के कोई मजबूत प्रत्याशी को खोजकर उससे उसको चुनाव लड़वाना चाहिए दोनों को मिलकर, और जी, भाजपा से उसी सूरत में एक अच्छा मुकाबला देखने में आ सकता है। जगदीश अगर शर्मा जी, हनुमान बेनीवाल को जानते हुए राजीव तिवारी जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल को जानते हुए क्या वो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे? मीना जी, ऐसा है, हनुमान बेनीवाल की फितरत को समझना कोई आसान काम नहीं है। वो कब पलटा मार जाए और कब जो है वो सीधे खड़े हो जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। तो उनकी फितरत ऐसी है।
फिर भी उस इलाके में उनकी पैठ अच्छी है, पकड़ अच्छी है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। अब ये जरूर है कि उस इलाके में हरियाणा की वजह से क्या माहौल बना होगा या क्या बन रहा होगा, ये फील्ड में जाकर तय किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को इस समय कमजोर नहीं समझ रही है। महिपाल जी ने जो है इतने सारे तो गिना दिए कि ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो ये सारी कुछ चीजें अगर दी गई है और पब्लिक वहां की थोड़ी बहुत भी खुश हुई है इन चीजों से, उनको कुछ राहत मिली है, तो मैं मानता हूँ कि टक्कर कड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी प्रेस्टीज इसमें लगाएगी इस इलेक्शन में। और वैसे भी ये जाट लैंड है एक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लालच में आ जाए और उनकी तरफ वोट डाल दे। बहुत मुश्किल का काम है। हालांकि हरियाणा में भी 30% से 35% जाट वोट बीजेपी को गया है, ये माना गया है अभी इलेक्शन रिजल्ट में। ऐसी सूरत में खींवसर में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, रिजल्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि दोनों के बीच में टक्कर अच्छी खासी होगी और नतीजा हमको देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव वही चुनाव होता है जिसमें आखिरी दिन तक रोमांच बना हुआ रहे, समझ में नहीं आए कि परिणाम क्या होंगे। तो जगदीश जी, निश्चित रूप से अभी तो जो 7 सीट है उनमें ज्यादातर सीट इस रोमांच वाली ही है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, उसके बाद थोड़ी तस्वीर साफ होगी, थोड़ा और ज्यादा स्पष्टता आएगी। लेकिन जब तक कैंडिडेट्स के नाम नहीं आ जाते तब तक तो कयास ज्यादा रहेंगे। सवाल ये महिपाल महिला जी कि कैंडिडेट जो है आपका, वो कौन ज्यादा प्रभावी आपको इस वक्त समझ में आ रहा है कि किस कैंडिडेट को उतारें? क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल ने जो इशारा किया है कि उनकी पार्टी के लोग इधर उधर जाकर उनके पीठ पे छुरा घोंपे, पीठ में कि सामने छाती पे, वो तो पता नहीं। लेकिन उम्मीदवार राम ने जिस तरह जो उनके वहां पर जो आपके कैंडिडेट थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट बने, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, 2000 का जो फर्क हनुमान बेनीवाल को जिन्होंने दिया, वो उन्हीं की पार्टी से, रेवत राम, यस हाँ, वो उन्हीं की पार्टी से निकले। तो क्या रेवत राम की ही संभावना महिपाल जी ज्यादा है, या एक बार फिर से ज्योति मिर्धा को आप थोड़ा और ट्राई करना चाहेंगे? मीना जी, वो तो पार्टी के सारे इंटरनल सर्वे हो चुके हैं और अब सिर्फ चुनाव में किसको मैदान में उतारा जाएगा 7 विधानसभाओं में, उसकी घोषणा होना बाकी है। वो तो पार्टी हाईकमान को तय करना है। पर जो भी कैंडिडेट होगा वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम करेगी। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी फूल का चुनाव चिन्ह देके भेजती है, वो काम तो महिपाल महिला का नहीं, वो काम पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का है और जल्दी एक आध दिन में उसकी ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी। पर मैं तो जितने तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं राजेश कटारा जी, रेवंत राम को अगर कैंडिडेट बनाते हैं तो बीजेपी के पक्ष में ये रहता है कि हनुमान बेनीवाल की कोर टीम का सदस्य रहे हुए व्यक्ति को बनाने से जो बेनीवाल के जाट बेल्ट में जो उनके लोग हैं वो भी उनके साथ आएंगे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, दो राय नहीं है। तो ऐसे में कैंडिडेट सिलेक्शन आपके लिए भी, एक तो राजीव तिवारी जी ने कहा कि इस वक्त हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस के पास आना चाहिए, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस वक्त इतनी सजगता या इतना बड़प्पन, या यूं कहना चाहिए कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनका जो नेचर है, हालांकि एक बात और है उनकी नेचर की कि वो सत्ता के साथ रहना जानते हैं, सत्ता के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे में अभी क्योंकि वो सत्ता के साथ नहीं है, अभी वो विपक्ष में है, तो उनकी रणनीति जो है वो कांग्रेस को साथ लेने की कितनी होती है, उससे ज्यादा आपकी रणनीति उनके साथ रहने की कितनी है राजेश जी? देखिए, स्थानम प्रधानम रेवत राम जी पहले हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी में थे। आपने देखा होगा पहले एक जयपुर से चुनाव लड़ते थे, घनश्याम तिवारी जी बीजेपी से चुनाव जीतते थे। उसके बाद उन्होंने खुद अपनी नई पार्टी बनाई, उसके बाद वो चुनाव लड़े और क्या हासिल हुआ आपने देखा। तो ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं उसके साथ ही लोग ज्यादा जुड़ते हैं, और जो दल बदलू का मामला है वो जल्दी से राजस्थान की जनता एक्सेप्ट नहीं करती है।
कई लोग दल बदल हुए हैं, तो उनका देखा होगा आपने क्या हुआ है। बाकी की जो पार्टी करेगी, तय करेगी, जो हाईकमान तय करेगा वही कैंडिडेट होगा। हमारे भी आंतरिक सर्वे चल रहे हैं, सब पार्टी पूरा फोकस है हर जगह। हमारे जो 7 विधानसभा सीट है वहाँ 77 ब्लॉक मंडल है हमारे, 77 मंडलों में और 14 ब्लॉक अध्यक्षों में हम रायशुमारी कर रहे हैं। जो नाम निकल के आएगा, हम न जाति विशेष पर बात करते हैं, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता होगा, क्षेत्रीय लोकल कार्यकर्ता होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। और राजेश जी, अभी आपके यहाँ स्पष्टता नहीं है, अकेले चुनाव लड़ेंगे या हनुमान बेनीवाल के साथ? देखिए वो स्पष्टता हो जाएगी, जल्दी होगी, क्योंकि परंतु इसका फैसला आपको पता है हाईकमान ही करता है और हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व करता है। राजस्थान में भी इतने हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी उस समिति में रहते हैं, परंतु ऊपर से ही ज्यादा होगा, वहीं से गठबंधन होगा इसका। जी जी महिपाल जी, आप अपनी बात पूरी करिए और उसमें मुझे एक बात ये भी कि हरियाणा का जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपको यहाँ पे खींवसर में थोड़ा पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, क्योंकि वहां भी किसान विरोध इतना था, उसके बाद भी सत्ता हासिल की है। यहाँ पूरा का पूरा ये किसान बेल्ट है, खास करके जाट बाहुल्य है, तो कैसे मतलब, और कैंडिडेट आपका डेफिनेटली जाट ही होना है। मीना जी 100% इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा की जीत का असर राजस्थान में आएगा और हमारे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का संचार हुआ है कार्यकर्ताओं, और हर जीत आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है। खींवसर प्योरली किसान और जाट राजनीति का केंद्र बिंदु है। तो खींवसर में आपको मैं फिर भी कह रहा हूं कि 2023 का जो 2000 का मार्जिन था, मेरी इस बात को नोट कर लेना आप। हनुमान जी एक इस तरह का आवरण सेट कर रहे हैं कि मेरे को मेरे लोग छोड़ के चले गए, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे मेरे घर से ही चुनाव लड़ाना पड़ेगा। मेरी बात को नोट कर लेना, इनकी पत्नी माननीय कनिका जी बेनीवाल आरएलपी की उम्मीदवार होंगी। और रही बात कांग्रेस पार्टी को, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी क्यों कंफ्यूज हो रही है मुझे नहीं पता। आज से नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है और अभी तक ये पता नहीं है कि आरएलपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। इनके प्रवक्ता भी बेचारे अफवाह में कि यार क्या कहें तो क्या कहें। रही बात हनुमान जी की, हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो राजस्थान के छोटे नीतीश कुमार है। अब तक 9 बार पलटियां मार चुके हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ 23 तारीख तक गठबंधन करके और 24 तारीख को जो है वो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ ले, 25 को भी तोड़ सकते हैं। रही बात चुनाव की, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा भी चुनाव, हरियाणा के नतीजों ने नई ऊर्जा प्रदान की है और खींवसर की जनता भी ये मान के चल रही है कि एक तरफ रोटी सेकते बहुत लंबा टाइम हो गया, क्यों ना इस बार रोटी को तवे पे पलट के देखा जाए। सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, देश में भी है, राजस्थान प्रदेश में भी है। इस बार खींवसर की जनता पलटना चाहती है और 100% भारतीय जनता पार्टी का परचम खींवसर में लहराएगा। कांग्रेस पार्टी को तय करना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का इंटरनल मामला, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, पर खींवसर की जनता का मानस है, जैसा तिवारी जी भी कह रहे थे, कि इस बार जी वो चुनाव में रोटी पलटना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के देखना चाहती है। जी राजीव तिवारी जी, आप कांग्रेस को कहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर? मान लीजिए हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हैं और बीजेपी रेवंत राम को उतारती है, जिससे कि आरएलपी के भी वोटर को वो सीधा सीधा हिट कर सके। और क्योंकि पिछला परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, ज्योतिर्मयी को उतारने से पता चलेगा कि रेवंत राम की टीम उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले से उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लगातार चुनाव हारी है। तो यहाँ जो संभावना दिखती है वो तो रेवंत राम की सबसे ज्यादा दिखती है, बीजेपी के कैंडिडेट से दिखते हैं। और हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को उतारते हैं। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को दरअसल करना क्या चाहिए अगर इनका गठबंधन नहीं होता? देखिए, अगर रेवंत राम बीजेपी से खड़े होते हैं और बेनीवाल अपनी वाइफ को या भाई को वहां से टिकट देते हैं, तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा ये। और फिर कांग्रेस को चाहिए कि वो कोई गैर जाट को वहां से चुनाव लड़ाए, क्योंकि जाट वोट तो कट ही रहे अपने आप। वो 3 बार में कटेंगे, इससे अच्छा 2 बार में कटें, तो वो बराबर बराबर कटेंगे। और कांग्रेस का जो जनरल कास्ट है वो वैसे भी परंपरागत वोटर रही है उसके अंदर, हालांकि अब बहुत कमी आ गई है उसमें। लेकिन जब वो देखेंगे कि भाई 2 जाट लड़ रहे हैं, तो हम एक गैर जाट को, जैसा कि आपने देखा होगा कि बस्ती में होता था,
दो मीना लड़ते थे और एक क्या नाम था लेडी का, वो जीत जाती थी। 2 बार या 3 बार वो ऐसा हुआ वहां पे। मंजू तो धान इस का, तरीके हैं। मंजू धान अंजू का, धान का, हाँ अंजू थी, अंजू धान। हाँ, वो अंजू धान का वहां जीतती नहीं। तो ये अगर इस तरीके से कांग्रेस करती है, अगर इनका गठबंधन नहीं होता और रेवंत राम और वो, लेकिन अगर बीजेपी रेवंत राम को खड़ा करती है तो उसको भी नुकसान है, क्योंकि आरएलपी के जो उनके वोटर हैं वो उनसे दूर होंगे, जो क्योंकि अभी तक वो आरएलपी में रहे। वो तो अभी लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले विधानसभा में वो इधर आए बीजेपी में, तो उन बीजेपी को भी नुकसान होगा। तो बीजेपी जहां तक है रेवंत राम को खड़ा नहीं करेगी, आप देख लीजिएगा। और अगर इनका गठबंधन नहीं होता, बीजेपी भी जाट खड़ा करती है कैंडिडेट और बेनीवाल जी की तरफ से भी इनके परिवार का ही कोई सदस्य खड़ा होता है, तो कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं फिर। जी। और अभी एक फैक्टर और है, जाट लैंड का एक फैक्टर और है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा चुनाव को लेकर एक याचिका दायर हुई रखी है। 20 निर्वाचन क्षेत्रों में मशीनों में गड़बड़ी या जो भी है उसको लेके, उस पर सुप्रीम कोर्ट का अगले 10-15 दिन में क्या डायरेक्शंस आते हैं या क्या वो अपना मत प्रकट करता है, भले ही आदेश ना दे अगर, लेकिन वो कुछ जमानी कोई ऐसा इस तरीके का कमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसका इस चुनाव पर बड़ा फर्क पड़ेगा। जी, तो वो एक ऐसी चीज हो गई। हाँ, और जो हरियाणा में फायदा हुआ है बीजेपी को, वो अगर रेवंत राम को टिकट देते हैं तो वो उसका नुकसान हो जाएगा उसको। बिल्कुल ठीक है। यही समीकरण जो है वो दौसा में भी राजीव तिवारी जी, चर्चा ये हो रही है कि दौसा में भी किसी गैर मीणा को मैदान में उतारा जाए। दौसा में हम बात करेंगे कल परसों में या सोमवार को, तब उस दिन इस बात की चर्चा करेंगे। तो ये बात आपकी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये फैक्टर काम करता है तो ऐसे में जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, सत्तारूढ़ दल के होते हुए भी, अगर हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हैं। संभावनाएं तो देखिए साहब, चुनाव में जो उतरता है उसके लिए उसके समर्थक कैंडिडेट जो है वो पूरी संभावनाएं लेकर उतरता है। मतलब अगर वो रेवत राम जी उतर जाए तो भी संभावनाएं पूरी बनेंगी, वो भी जाट हैं। और हनुमान जी अपना मान लो कोई कैंडिडेट उतार देते हैं, मान लीजिए अपनी श्रीमती जी को लड़ाएं चुनाव या कोई और, तो भी वो ऐसा ही बैठेगा। तो ये इसको तो टाला नहीं जा सकता कि संभावना क्या है, फुल संभावना है। क्योंकि और फैक्टर क्या काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए और फैक्टर हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए और फैक्टर हैं, ये भी तो एक्ट करेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी में जोश अभी जो है हरियाणा की वजह से थोड़ा ज्यादा है, और वो उन सारी तरकीबों को लगाएंगे जो हरियाणा में लगाई गई हैं। वो भी जाट लैंड ही था, हरियाणा तो पूरा का पूरा ही जाट लैंड है। तो ऐसी सूरत में वहां पर चुनाव को निकाल ले जाना ये कोई मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली काम नहीं है, जरा सी टैक्टिस से काम हो सकता है ये। जी, अब देखना ये है कि कैंडिडेट कैसे आते हैं। अभी कैंडिडेट नहीं है तो उसके सारी बारे में की सारी जो तस्वीर है वो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन पर डिपेंड करेगी कि किसको जी मैदान में उतारा जाता है। सारी तस्वीर उसके पहले साथ भी होगी। देखिए आते ही महिला जी ने यहाँ का रिकॉर्ड बताया था कि 2 से 4 हजार के बीच में जीत हारियां हुई है पिछले 3-4 इलेक्शन हो। इससे बड़ा नहीं है ये चुनाव। अब 2 से 4 में इधर हो या उधर हो, इतना ही लोगों को, वोटरों को मैनेज करने की बात है। तो कौन कर पाता है ये तो समय बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, हनुमान बेनीवाल के लिए राहें आसान नहीं है। इस वक्त जो स्थिति है खींवसर विधानसभा की, लोकसभा में भले ही वो पहुंच गए हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए जो जंग लड़ रहे हैं उसे बचा पाना, रालोपा की अस्मिता को बचा पाना सबसे बड़ी चुनौती है। और सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती है कि वो कैसे अपनी पहली परीक्षा में किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। नए अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री, देखना होगा राइजिंग राजस्थान में जुटे मुख्यमंत्री अब
जितनी योजनाएं यहाँ पर महिपाल जी गिना पा रहे हैं वो जनता तक कितनी पहुंचा पाते हैं। मदन राठौर जी किस तरह से जो है यहाँ पर समीकरणों के साथ कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं, पैनल में जितने नाम है उनमें से किसकी किस्मत खुलती है, और उसके बाद यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होता है या सीधा सीधा बीजेपी और रालोपा के बीच। देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुकाबले में कहां ठहरती है, लीड भी ले सकती है। सिर्फ कहानी यहाँ पर दो प्रमुख राजनीतिक दल और एक रालोपा जिसका गढ़ है, तीनों की रणनीति कैंडिडेट सिलेक्शन पर क्या होगी, सारी तस्वीर उसके बाद साफ होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जो समाज में दिख रहा है और जो उसके पीछे दिखाया जा रहा है उन दोनों के फर्क को समझे। जाट लैंड जो है खींवसर, वहां पर इस बार जाटों का प्रभुत्व कायम रहेगा या फिर कोई और बाजी मारेगा, सारी की सारी कहानी बस 3 नाम सामने आने के बाद स्पष्ट होगी। बहुत जल्दी नाम सामने आने वाले हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है उनका कॉन्फिडेंस काफी कम है इस वक्त। कैसे बीजेपी का हरियाणा के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और कैसे कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मिली लोकसभा में जीत के बाद इस उपचुनाव में परफॉर्मेंस देती है, ये सारी बातें कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद समझ में ज्यादा आएगी। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।